अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में हैं। तमाम माएँ उठ चुकी होंगी और डेली की तरह, रोज़ की तरह एक ही टेंशन में लग गई होंगी कि हाय मेरा बच्चा कुछ खा ले, इसने रात को नींद नहीं पूरी की, अब भाई दिन की शुरुआत हो गई है, अब ये खाएगा पिएगा नहीं और फ़ोन पे हो जाएगी एडिक्शन और गेम्स खेलेंगे, आउटडोर एक्टिविटी कोई नहीं है और ठीक से सारे काम हो रही हैं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, अरे कोविड है मास्क पहनेगा कि नहीं पहनेगा, हाथ ठीक से क्लीन करेगा कि नहीं करेगा, अरे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, हर वक्त गुस्से में आता है। ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारे मामलात हैं जो हर माँ का कमोपेश कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। एंड आई एम श्योर कि ये हर माँ की परेशानी है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ जब मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है, उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको फ़ोन की एडिक्शन, उससे कैसे बचाना है, रात को उसको डिसिप्लिन लाइफ या रूटीन या नींद के हवाले से बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट देना है, बच्चे को अगर भूख नहीं लगती तो कौन सी ग़िज़ाएँ उसको देनी है या कैसे उनकी ये हैबिट डेवलप करनी है, ये सारी बातें आज हम इस शो में डिस्कस करना चाहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, सारी अम्मियों से मेरा वादा है कि सारे वो सवाल होंगे जिनका जवाब आप जानना चाहती हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, तो मैं सारे अपने सवाल पूछूंगी, तो वो हर माँ का आई एम श्योर के सवाल होगा और आज इसका जवाब हम एक्सपर्टीज से जानेंगे। तो जनाब जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। आज के जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं डॉक्टर सदाकत, साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात। इनको कौन नहीं जानता, बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो बच्चों की जो साइकोलॉजी है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर हम वेस्ट में देखें तो वहाँ पर तो ये इट्स अ प्रॉपर सब्जेक्ट, इस पर बहुत बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर हम इस पर बात करने से गुरेज करते हैं। तो बच्चों से रिलेटेड, उनके मूड स्विंग से रिलेटेड, उनके नींद से रिलेटेड, उनकी नींद से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, सवाल होंगे, वो हम डॉक्टर सदाकत से जानेंगे। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं फेवरेट सेगमेंट होने वाला है मेरे ख्याल से आज आयशा नासिर के साथ, क्योंकि माँओं को तसल्ली नहीं होती जब तक उनका बच्चा ठीक से ना खाए। तो हम आज इनसे जानेंगे कि बच्चों के लिए एक तो हेल्दी फूड कौन सा है और उसकी आदत कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अक्सर हमें माँओं को भी पता है कि बच्चों को क्या देना है, लेकिन कैसे देना है ये आज हम इनसे जानेंगे। जनाब हमारे आज के अगले मेहमान प्रोफेसर इकबाल अजहर, इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। क्योंकि कोविड भी है, मौसम भी ख़राब है, मौसम चेंज भी हो रहा है, बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं अपने माहौल से। या कभी आपने देखा होगा कि अक्सर आपके बच्चे का या किसी का फैमिली में कोई ऐसा बच्चा होता है जिसका गला हमेशा ही ख़राब रहता है। तो क्या वजूहात होती हैं कि अक्सर बच्चे बीमार रहते हैं, तो ये हम जानेंगे प्रोफेसर साहब से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वहीद अहमद साहब। थैंक यू सो मच हमारे मेहमानों का कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। अब मेरा दिल तो करे मैं सबसे पहले आगाज़ करूँ डॉक्टर आयशा से, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन हम ज़रा पूरा सेगमेंट इन डिटेल मैं उस पर जाऊँगी। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, अभी चूँकि कोविड भी है और बच्चे एहतियात नहीं कर सकते, और अभी जो वायरस की जो नई वेव आई है, जो थर्ड वेव है, उसमें हम सुन रहे हैं कि ये जो वायरस है ये बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप बात करें माँओं के साथ और उनको कुछ तसल्ली दें, कोई थोड़ी सी अच्छी खबर भी बता दें, थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी बता दें। सो थैंक यू सो मच। अच्छी खबर ये है कि लकीली बच्चे उतनी तादाद में इफ़ेक्ट नहीं होते जितने बड़े लोग होते हैं, लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि बच्चे बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इसलिए हमें जो तमाम एहतियातें जो हम बड़ों के लिए करते हैं वो हमें बच्चों के लिए भी करनी है। जिस तरह के आप अगर बाहर मूव करते हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को आप उन जगहों पे ना लेके जाएं जहाँ पे उनका जाना ज़रूरी नहीं है। आप शॉपिंग पे जाते हैं, आप किसी गैदरिंग में जाते हैं तो बच्चों को ना लेके जाएं। और फ़र्ज़ करें जहाँ लेके जाना बहुत ज़रूरी है तो उनको भी वही एहतियात जो बड़ों के लिए करते हैं, उनको मास्क पहनाएं, फासले पे रखें और कोशिश करें कि वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पे एटलीस्ट लोगों से इंटरेक्शन ना करें। ये एक तरीका है जिसमें हम कोविड से उनको बचा सकते हैं। और दूसरी जो
आम बीमारियां हैं वो आजकल जैसे हम नोट कर रहे हैं कि बच्चों में कोविड के अलावा सांस की बीमारियों की जो नंबर है वो बढ़ रहा है। उसकी रीज़न है कि शायद स्प्रिंग सीज़न में ये वेव आती है कुछ वायरस की, कुछ एलर्जी की, जिसमें सांस की बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। और वो भी जो पोल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द, उसकी एक रीज़न है। तो उसकी भी रुकावट जो है या उसको भी हम ऐसे ही रोक सकते हैं कि उसको बच्चों को हम एक्सपोज ना होने दें। और अगर बच्चा बीमार हो तो उसको थोड़ा सा हम घर पे कोशिश करें रखें, आइसोलेट रखें और उनको दूसरों बच्चों से मिक्सअप ना होने दें। ठीक, डॉक्टर सदाकत, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या मेरा बच्चा गुस्से में आ रहा है या उसका मिजाज तब्दील हो रहा है, वो सारी माएँ जिनका ये सवाल है उनको आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो बच्चे भी ये छोटी उम्र में 3-4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में चिड़चिड़े होते हैं या गुस्से में आते हैं, तो इनको बुनियादी तौर पर आराम की गिरानी होती है। आराम की गिरानी से मतलब ये है कि वो बादशाह लोग हैं, यानी शहजादे हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा और उनकी माएँ उनके लिए भाग दौड़ कर रही हैं, उनके फैमिली मेम्बर उनके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को दूध पीना है और वो ज़रा रो रहा है तो माँ के ऊपर क़यामत गुजर रही होती है। तो बच्चा इससे ये सीखता है कि हर चीज़ मुझे फ़ौरन मिलनी चाहिए। तो ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा डिले करना और पेशेंस सिखाना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बच्चों की ज़िंदगी में हर वक्त अगर वो कंफर्ट जोन में रहेंगे तो वो बहुत बोर हो जाएंगे और चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो उनको कंफर्ट जोन से निकालना और फिर वापस कंफर्ट जोन में लाना, यानी उनकी ज़िंदगी एक हिस्से में नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटी होनी चाहिए कि वो कंफर्ट जोन में भी रहें और फिर कंफर्ट जोन से उनका रेगुलरली बाहर निकलना और वापस कंफर्ट जोन में आना, ताकि उनको कंफर्ट जोन का फिर लुत्फ भी महसूस। ओके डॉक्टर साहब, आपने बोला कि बच्चों को पेशेंस उनमें होना चाहिए या हमें उनकी तरबियत करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, लेकिन ये कैसे डेवलप किया जा सकता है या क्या करना पड़ेगा उसके लिए पेरेंट्स को या हमारी जो सराउंडिंग है या जो बच्चे का एनवायरनमेंट है कि बच्चे में थोड़ा सा सब्र आए, थोड़ा सा तहम्मुल आए? आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे रोते हैं और उनको फौरन उनकी डिमांड पूरी कर दी जाती है, तो पेशेंस लाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि एक जो एक्सक्यूज फौरन मिलता है बड़े बुजुर्गों की जानिब से घर में, वो भी साथ साथ होते हैं कि भाई रो रहा है, क्या रोने की आदत डालोगे तो फिर रोता ही रहेगा, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फौरन जिद पूरी कर दी जाती है। अच्छा, जब रोने से जिद फौरन पूरी होगी तो बच्चा क्या लर्न करेगा अनकॉन्शियसली कि मुझे ये टूल बहुत अच्छा मिल गया है कि मैं रो सकता हूँ, और पक्का राग शुरू कर देते हैं बच्चे, या ज़मीन पे लेटनियाँ लेना शुरू कर देते हैं। तो कुछ भी करने से जब अगर आपका काम पूरा हो जाता है या आप जो चाह रहे हैं वो हो जाता है, तो फिर आप रीइंफोर्स कर रहे हैं उस एक्टिविटी को जो बच्चा करता है। बच्चे बहुत कुछ करते हैं, बच्चे तो सांस भी रोक लेते हैं ऐसे ही, कोई वो बीमारी नहीं होती, लेकिन माएँ जो हैं वो तड़फना शुरू कर देती हैं और फिर बच्चा थोड़ा ठीक होके तो कहता है देखा कैसा काम मैंने देखा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं। आप 3 साल तक छोटे बच्चे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं कुछ ना कुछ, और जो 5 साल का या 6 साल का है, आजकल के बच्चे, जो 3 साल का बच्चा है पहले वो 10 साल के बच्चे जैसा था, तो वो आप देखिए सेल फोन को कैसे ऑपरेट करते हैं। और आप उन्हें सिखाते भी नहीं तो वो खुद ही सीख लेते हैं, देख के ही सीख लेते हैं। तो जो अनकॉन्शियस लर्निंग है, किसी माहौल में रहने की वजह से, जैसे बच्चे ज़बान सीखते हैं तो कोई माँ बाप बच्चे को बाकायदा ज़बान नहीं सिखाते, वो 2-2.5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते एक लैंग्वेज पूरी सीख लेते हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं उस लैंग्वेज के हवाले से वो सीख लेते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जो अनकॉन्शियस लर्निंग है या मिरर लर्निंग है, यानी देख के तो सीखना, वो इतना अहम है कि अगर आप बच्चे के इर्द गिर्द आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो बच्चा अनकॉन्शियसली वो सीख रहा है। और बच्चे में बड़ा नकल का जज्बा होता है कि वालिद का जूता पहन लेना, वालदा की कोई चीज़ इस्तेमाल करना। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम रोल मॉडल कैसे हैं। अगर हम बच्चों के सामने मियाँ बीवी लड़ते हैं तो बच्चे फिर आपस में लड़ेंगे क्योंकि उनका जोड़ वहाँ पड़ता है। तो ये जो बच्चों की तरबियत है उसमें दींगा मुश्ती, मार कुटाई वगैरह की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम उन्हें अगर
कोई फौजी बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह जंगजू बनाना चाहते हैं, तो ठीक है लड़ने भिड़ने दें, अदरवाइज़ उनको शुरू में ही बता देते हैं कि आप हाथापाई नहीं कर सकते, आप बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना सीखें। और बच्चों के साथ जो है हमें बहुत केयरफुली उनको बर वक्त रेप्रीमेंट करना चाहिए, यानी अगर किसी चीज़ से मना करना है सख्ती से तो वो भी करना चाहिए, और बर वक्त ही उनकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे, फिर मैं आगे आयशा से भी बात करूंगी। क्या बच्चे एग्रेसिव मिजाज के साथ भी पैदा हो सकते हैं, या एग्रेसिवनेस वो अपनी सोसाइटी से अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि हमने अक्सर माओं को या फैमिलीज़ को सुना है कि हमारा बच्चा एग्रेसिव है या हाइपर है, और ये बहुत छोटे होने के साथ ही, मतलब 5-6 मंथ्स या 8 मंथ्स में जैसे ही बच्चा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है तो वो हाइपर एक्टिविटी जो है वो बच्चे की तभी से नज़र आना शुरू हो जाती है। सो क्या ये बाय बर्थ ही बच्चा लेके मिजाज पैदा हुआ है? इंसानों के साथ दो चीज़ें हैं, जैसे नेचर वर्सेस नर्चर। जीन्स बहुत अहम है, लेकिन जीन्स अगर हमारी ऐसी हैं जिसमें कि कोई मूड और मिजाज की ख़राबियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मायूस हो जाएं, क्योंकि जीन्स तो लोगों में डायबिटीज़ की भी होती हैं, लेकिन वो अगर एहतियातें करें तो उनको डायबिटीज़ नहीं होगी, उनको दिल की बीमारी नहीं होगी। तो जीन्स तो बीज की तरह है, अगर हमने उसको नशोनुमा से रोकना है तो हमें कुछ करना होगा। और अगर हमारी फैमिली में एग्रेशन है बहुत ज़्यादा, तो वो दो तरह से बच्चा उसको शुरू कर सकता है। एक तो उसके पास जीन्स हैं, और दूसरा वो देख रहा है अपने जो रोल मॉडल है उसके सामने उनको, कि वो कैसे और किन मौक़ों पे वो किस तरह गुस्से का इजहार करते हैं। तो हमें घर में सबसे पहली बात यह है कि वो जो कूल माइंडेडनेस है उसका अमली मुजाहरा बड़े करेंगे तो बच्चे फिर वही यानी कि एनवायरनमेंट का बहुत अमल दखल है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं आपकी जानिब से। बच्चों की डाइट और ग़िज़ा पे खासकर बात होगी, और उन बच्चों की बात होगी जिनका पूरा साल ही गला ख़राब रहता है और माँ अक्सर केयर नहीं कर रही होती है। सो इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर साहब। आजकल टाइफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा उसका स्प्रेड हम देख रहे हैं बच्चों के, बल्कि स्कूल्स ओपन रहे तो बच्चों को टाइफाइड वैक्सीनेशन भी करवाई गई। तो उन पेरेंट्स को आप बताइएगा जिनके बच्चों को अल्लाह ना करे क्योंकि टाइफाइड में जो मुब्तला हो रहे हैं, और फिर वैक्सीनेशन को लेके बड़े कंसर्न पाए जाते हैं कि नहीं उसके बाद भी टेम्परेचर हो रहा है, 4-5 दिन लूज़ मोशन है, डायरिया है, बच्चे की सेहत ख़राब हो रही है। तो ये बताएगा वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए? वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी समझ लीजिए कि जो मॉडर्न साइंस का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है वैक्सीनेशन। आप देख रहे हैं कि मैं छोटी सी बात करूंगा कि एक ज़माना था जब स्मॉल पॉक्स ने दुनिया को बिल्कुल ही मफलूज कर दिया था, तो फिर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई और उसके बाद अब स्मॉल पॉक्स हमारी वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका हुआ है। इसी तरह पोलियो भी आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ चंद इलाकों में बाकी रह गया। इससे पहले पोलियो भी बहुत कॉमन था। तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वैक्सीन लाजमी करानी चाहिए। इवन कि अभी जो हुकूमत की तरफ से वैक्सीन आई है वो एक मॉडिफाइड फार्म में थी और लेटेस्ट फार्म में आई है, और वो हमें लाजमी लगवानी चाहिए। एक तो वेव गुजर गई, जब दोबारा आएगी तो वो भी श्योर हम भी बताएंगे आप लोगों को। डॉक्टर साहब, टाइफाइड के अलामात क्या हैं वो भी बताइएगा। जी, टाइफाइड असल में क्या है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि यूजली बच्चे जो है वो दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जस्ट मामूली सा बुखार होता है और साथ थोड़ी बहुत कफ होती है, थोड़े बहुत लूज मोशन हो गए, और बाद का खाना पीना कम कर देते हैं और किसी भी क्लिनिक पे जाके सिंपल मेडिसिन लेके उस पर ठीक हो जाते हैं। ये माइल्ड टाइप है। और डॉक्टर साहब, ये टाइफाइड की जो अगर कहा जाए कि जो बुनियादी वजह है बच्चों में वो क्या है? असल में तो ये हाइजीन, टोटल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल खुराक में, पानी पीने में, अपनी सेल्फ केयर में, इस चीज़ में हाइजीन ख्याल। डॉक्टर साहब, हम अक्सर एक बात सुनते हैं, हमारे बुजुर्गों ने तो बड़ी मिथ्स कायम की हुई हैं और बड़ी बातें, वो हमेशा कहते हैं कि जो आजकल की माएँ उनको बड़ा ब्लेम भी किया जाता है। मुझे तो लगता था कि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो बड़ा चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन पुराने हमेशा बुजुर्ग कहते हैं कि हमने भी तो अपने बच्चे पाले थे, बड़े रफ एंड टफ थे। और आप देखें ना, जो रोड साइड पे भी होते हैं कितने रफ एंड टफ रहते हैं और कितने हेल्दी रहते हैं। आप लोग गाँव में चले जाए, वहाँ पर कितने रफ एंड टफ बच्चे रहते हैं और कितने सेहतमंद होते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ जो है वो शहरों
की बीमारी है, जितना आप केयर करेंगे उतना बच्चा बीमार हो जाता है, तो आप बच्चे को सेंसिटिव मत बनाओ। मैं चाहूँगी इस पर आप दोनों का बल्कि कमेंट ज़रूर लूँ। मैं इस पे एक थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये गलत ख्याल है कि गांव के बच्चे बहुत सेहतमंद हैं और शहरों के सेहतमंद नहीं हैं, ये गलत है। चूँकि हम एक आधी एग्जांपल लेके उसको कोट कर देते हैं, आप डाटा उठा के देखें और उसमें आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसमें डेथ रेट जो है वो बड़े हाईएस्ट लेवल पे है। यानी 5 साल तक की उम्र तक पहुँचते पहुँचते कितने बच्चे मर जाते हैं, उनकी एक डाटा है WHO का, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो उन एरिया से हैं जो फैसिलिटेटेड नहीं है, जहाँ पे जिस तरह भी बात की डॉक्टर साहब ने भी टाइफाइड की, इसकी अगर आप एक जड़ अगर आप पकड़ना चाहें तो वो ड्रिंकिंग वाटर है। पानी, साफ पानी का ना होना। अगर साफ पानी मुहैया कर दिया जाए पूरे पाकिस्तान को तो ये बीमारी आधी वहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आजकल बड़े कारोबार भी हैं, बड़ी बात यहाँ कहना चाहूँगा उस बारे में कि ये नॉस्टैल्जिया है कि पहले बहुत अच्छा था और ये गाँव में बहुत अच्छा होता है। कतई तौर पर जो अदादो-शुमार हैं वो वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदादो-शुमार पहले किसी से पूछते थे कि आपके कितने बच्चे हैं तो वो बताते थे कि 8 बच्चे थे, 4 रह गए। तो वो बीमारियों से मर जाना बच्चों का बहुत आम था 50s में 60s में। अब आप देखेंगे लोग आपको बताएंगे कि 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह सारे सेहतमंद हैं। तो पुरानी बातों को वो अड़े रहना उसके ऊपर उसको मिसकोट किया जाता है। हाँ, मिसकोट किया, यानी लार्ज साइज फैमिली जो है ना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, सदाकत साहब ने, उसका पीछे जो सोच है वो यही है कि 8 बच्चे पैदा करें, खुदा न खास्ता 1-2 अल्लाह को प्यारे भी हो गए तो कुछ तो बच जाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन का अक्सर देखा है, जिन लोगों में जहालत चूँकि बड़ी आम है हमारे माशरे में, तो बड़ा माइंड किया जाता है कि हम तो अपने वक्तों में इतने डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाया करते थे और क्या ज़रूरत है, आजकल तो फैशन है डॉक्टर्स पे जाना, बार बार अल्ट्रासाउंड्स करवाना। सो इस तरह की भी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। सो नहीं, वही बात है ना कि उस ज़माने में जो बीमारियां थी वो तशख़ीस ही नहीं होती थी, और अगर कोई खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई तो कहते अल्लाह की मर्ज़ी है, इसकी किस्मत में लिखा था ऐसे ही है। तो ये बाकायदा सर्वे करके देखा गया, उनको जब यकीन दिलाया गया कि नहीं आपके अल्लाह ताला बेहतर ज़िंदगी देने वाला है, लेकिन आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, ये सर्वाइव करेगा, ये ग्रो करेगा, तो उनमें नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद लोगों ने कम भी एक्सेप्ट कर ली। अब अपर क्लास में देखें 2 या 3, और वो 2 या 3 को ही अच्छी तरह ग्रो कर लेते हैं। लेकिन गांव में या बहुत ही ज़्यादा जो डिप्राइव्ड एरिया हैं उनमें वो इस तरह करते हैं कि अल्लाह को एक प्यारा हो गया तो एक और आ जाएगा। अच्छा, एक और भी बात है कि यानी गांव में ये बड़ी एक्सेप्टेबल सी चीज़ है कि किसी का बीमार होना और मर जाना, और शहर में ये है कि अस्पताल में बच्चा जाता है बीमार होके, और ज़हर पीड्स में काफ़ी डेथ रेट भी होता है, जैसे कार्डियोलॉजी में बहुत डेथ रेट है, तो बहुत प्रोटेस्ट होता है अगर कोई जान से चला जाए। जी, आप लोगों को अच्छा भला अस्पताल लेके आए थे तो इसको क्या हो गया है, तो अच्छा भला अस्पताल तो कोई लेके नहीं आता। तो बच्चों को जो बड़ी संजीदा बीमारियां होती हैं और पीड्स में तो बड़ा बहुत दिल गिरफ्ता हो जाता है, डॉक्टर भी जब नया नया आता है कि उसमें वार्ड में कितना डेथ रेट होता है। तो लोग शहर वाले हैं तो उनका कॉन्सेप्ट है कि अस्पताल जाने से हमें लाजमन सेहतयाब होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेहतयाब हो जाते हैं। गांव में घर पे ही लोग जान से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, और हर्बल भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि गाँव के बच्चे और शहरों के बच्चे, मैं तो इम्यूनिटी का फ़र्क होता है दोनों में, ऑब्वियसली दोनों। मैं सर थोड़ा इसको वाइड स्पेक्ट्रम में लेके आऊँगा। अब डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की ले लीजिए। हमारे यहाँ एक हाइपोथेसिस है, दैट इज़ हाइजीन हाइपोथेसिस। उसमें क्या होता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत चीज़ अवेलेबल है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में चीज़ें कम अवेलेबल हैं, वहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बड़ा मज़े की बात याद आ गई है आपके इस जवाब से, और मैं वो लाजमी पूछना चाहूँगी डॉक्टर आयशा से भी, और बल्कि सब लोगों को मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगी कि हम बड़ी प्यारी और मज़ेदार कौम है, हम फंसे हुए हैं कि जी देसी मुर्गी घर आ जाए, देसी यखनी पी लें, ब्रायलर ना हो, दूध पीना है तो भाई गाय का ही दूध आना चाहिए, भैंस का ही आना चाहिए, डब्बा वाला दूध तो हम नहीं पी सकते।
अच्छा जी, और कौन कौन सी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें हमें ऑर्गेनिक, अंडा है, अंडा भी देसी हो, और फिर भी बीमारियां हमारे यहाँ डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा वो पाई जाती हैं। और जबकि अगर आप वेस्ट में देखें तो वहाँ पे तो ये चीज़ें शायद ही किसी की रीच में ऑर्गेनिक चिकन या फूड आपको मिले, बहुत मुश्किल है, और जहाँ पर है वो बहुत महंगा है कि हर बंदे की रीच में नहीं है। तो मुझे इस पर लाजमी बात करनी है कि जो हम ऑर्गेनिक देसी अंडा, दही घर का, डब्बे का दही नहीं, दूध बाजार का नहीं, घर का, इस पर प्लीज़ बात कीजिएगा, और मैं आपकी भी कमेंट लूँगी इस पर। ये जो ऑर्गेनिक है, ये न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हैं, वो शायद ज़्यादा बताएंगी, लेकिन मैं इसमें कमेंट करना चाहूँगा कि ये डेफिनेटली एक एस्पेक्ट तो है कि केमिकल से फ्री और ड्रग से फ्री आपको खुराक मिले, लेकिन ये एक फैशन की तरह इसको ना लिया जाए, क्योंकि आपको स्टोर्स में कोई भी जाए तो ऑर्गेनिक की कीमत 3 गुना ज़्यादा होती है, तो उस तरह से कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बच्चों को या बड़ों को फूड दें वो पोल्यूशन से पाक हो, केमिकल से पाक हो, पेस्टिसाइड से पाक हो, लेकिन इसको फैशन ना बनाए। आयशा नासिर, आप मुझे बताएगा क्या है मिथ और क्या है हकीकत? देखिए, ऑर्गेनिक के चक्कर में ना हम बहुत सारी नेमतों से बड़ा ट्रेंड, बड़ा फख्र है वैसे हाँ कि हमारे पास देसी घी आता है घर में। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे क्लाइंट जब आते हैं ना क्लिनिक में, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हम असल में मुर्गी नहीं खाते तो हम डेली मटन या बीफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूरिक एसिड कहाँ का कहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन उनके यहाँ क्योंकि अब मटन भी महंगा है, बीफ भी निस्बतन चिकन से तो महंगा है, तो उनके लिए ये फैशन की बात है कि हम आजकल आपको पता है ना मुर्गियों को किस तरह की फीड दे रहे हैं, तो हम तो ना खुद खाएंगे ना अपने बच्चों को ये देंगे। यूरिक एसिड चाहे हमारा जहाँ मर्जी पहुँच जाए, ब्लड प्रेशर हमारा जहाँ मर्जी पहुँच जाए, बीमारियाँ हमारी जहाँ मर्जी पहुँच जाए, इस्तेमाल हमने मटन ही डेली करना, और वही इसको एक लेबल के तौर पर इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। अभी भी डब्बे के दूध, मतलब डब्बे के दूध को लेके हमें होता है पता नहीं इसमें क्या डाला गया। आके क्लिनिक में हमेशा यही सवाल होता है, उस चक्कर में दूध ही नहीं पीना, और स्पेशली जो लोग जो हैं गांव से लाहौर में शिफ्ट होते हैं वो दूध इसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं कि गांव में आप कभी लाहौर का दूध, आजकल जितना पानी मिलाया जाता है सादे दूध में भी, और जिस तरह से अक्सर सुना है कि जो वैक्सीन वगैरह गाँव गाय वगैरह को भी जो लग रही होती है, उसके ऊपर भी आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? तो फिर सेफर कौन सा हुआ बच्चों के लिए? देखिए, डब्बे का दूध इसलिए सेफ है कि कम से कम उसकी हाइजीन बेहतर है। आजकल वैसे ही कोविड आया हुआ है, आप देख लें बहुत सारे अभी आपके ऊपर बातें आने वाली है इस बात के बाद। नहीं, देखिए, गोल्डन बर्तन जिसके अंदर पता नहीं सफाई सुथराई का क्या इंतजाम होता है, उसमें आप दूध ले रहे होते हैं, आधी बीमारियां तो वहीं से शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप सही से बॉईल करें, अक्सर लोग खुद बॉईल भी नहीं कर रहे होते, हेल्पर को कहा होता है एक उबाला सही से आता नहीं है, आग बंद कर दी। जो घर का दूध है आजकल के दौर में उसमें बैक्टीरिया के चांसेस ज्यादा हैं बजाय इसके कि डब्बे का दूध या तो भैंस फिर अपने घर में रखवाने, हाँ, बस गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी किसी भी चीज। डॉक्टर से शॉर्ट कमेंट ये कहना चाहूंगा कि एक मिथ है, ये ऑर्गेनिक कहते हैं, इसको हमें ऑर्थोडॉक्स कहना चाहिए। असल बात साइंटिफिक जो चीजें हैं, दुनिया भर में आप फलों और सब्जियों के आप रंग रूप देखें कैसे चेंज हो गए हैं, और इसके अलावा ये जो चिकन है जिसके बारे में बड़ी हाइप होती है कि जी ये ब्रॉयलर तो जो फजूल है, खाने का फायदा ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। साइंस ये कहती है कि ये एक बड़े प्रोसेसिंग के ज़रिए और ख़ास तौर पर इन मुर्गियों को बीमारियों से भी बचाया जाता है, और अगर ये ना होता, ब्रॉयलर गोश्त भी ना होता, तो दुनिया में बड़ी शदीद किल्लत हो जाती। और इसके अलावा साइंस में जो चीज़ें भी होती हैं वो शुरू में लोगों को एक्सेप्ट करने में दुश्वारियां होती हैं, फिर इवेंचुअली आखिरकार उस पर आना पड़ता है। लेकिन अभी बड़ी नॉवेल्टी समझी जाती है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स जिसे मैं कह रहा हूँ वो इसे कहते हैं ऑर्गेनिक है, और उसकी 3 गुना प्राइस भी वो दे देते हैं। जहाँ तक दूध का मामला है, घर के दूध को जब आप उबाले दिलाते हैं, ज़्यादा उबाले दिलाएंगे तो दूध में खराबी पैदा होगी, थोड़े उबाले होंगे तो उसमें इन्फेक्शन होगी। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है बड़े स्केल पे, जिसमें हीट का इस्तेमाल बाज़ औक़ात नहीं किया जाता, और कई तरह से डब्बे का दूध मिलता है। एक ऐसा डब्बे का दूध होता है जिसकी 4 दिन की लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है। एक ऐसा डब्बे का दूध भी मिलता है जो 6 महीने तक ठीक रहेगा या इससे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप देख लें कि आपकी नीड क्या है, और डिब्बे के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, चूँकि वो एक अथॉरिटी के तहत सब चीज़ें आ रही होती हैं, और गवाले का जो काम होता है वो किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं होता। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आशा आपको वो गुर बताएंगी जिससे आपके बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी और वो खुद से खाना मांगेगा, मामा आई एम हंग्री। सो वो क्या ऐसा होगा वो हम जानेंगे आयशा नासिर से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में भी गुफ्तगू चल रही थी बच्चों की डाइट के हवाले से। डॉक्टर आयशा नासिर से हमने बच्चों का एक पूरा पैटर्न डाइट प्लान लेना है, लेकिन उससे पहले दूध की बात मुझे लगता है कि बच्चे को जो है वो कौन सा दूध दिया जाए, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स की मैं बात कर रही हूँ कि वो ऑर्गेनिक और डब्बा के ऊपर एक बड़ी बहस छिड़ जाती है अक्सर घरों में, और इस चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर आप इसमें मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये व्यूअर्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि नौज़ायदा बच्चे से लेकर 2 साल तक, ये कुरान पाक में हुक्म भी है कि 2 साल तक माओ को दूध पिलाएं, इस पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इवन हमारे जो लॉ है गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक हम 1 साल तक कोई दूध किसी किस्म का फार्मूला उसको प्रमोट नहीं कर सकते, उसका इश्तहार नहीं दे सकते, टीवी में नहीं आ सकता, अखबार में नहीं आ सकता। उसके बाद आप दूसरे दूध का सोचना चाहिए आपको। 2 साल के बाद आप कोई भी दूध जो कि होलसम हो, ठीक हो, उसमें डब्बे का भी हो सकता है। और बात कहना चाहूँगा कि ये हमें याद रखना चाहिए कि माँ का दूध बच्चे के लिए परफेक्टली सूटेड है। जी, जो भैंस का दूध होता है वो कट्टे के लिए सूटेड होता है। जी, बच्चे के लिए, इंसान के बच्चे के लिए वो उतना सूटेबल नहीं हो ही नहीं सकता। तो ये कुदरत का निज़ाम है, उसके कवानीन है, उसके मुताबिक चलना है कि माँ की सारी इम्यूनिटी जो है वो दूध के ज़रिए बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, 5-7 साल, या घर में जो दूध इस्तेमाल होता है, उसके बारे में ये तय है कि वो किसी अथॉरिटी का मंजूर शुदा दूध हो जो आपके पास पहुंचे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। आज डॉक्टर आयशा से तो मैं डाइट की बात अभी करने वाली हूँ, लेकिन ये मेरी बात रह ना जाए तो मैं इसलिए आपको पहले टीज कर रही हूँ। क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चे जो आजकल गैजेट्स के एडिक्टेड हैं और खाना भी वो अपने आईपैड या अपने एंड्रॉयड टैब के बगैर या फ़ोन के बगैर नहीं देखते, तो ये आदत को छुड़वाया कैसे जा सकता है? लेकिन उससे पहले जनाब, बच्चों को भूख नहीं लगती या वो समझते हैं कि मुझे बड़ा एक मज़े का किसी ने इसके ऊपर कमेंट दिया या एक तज्जिया दिया कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हम खाना खाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भागते हैं खाने से कि अच्छा बैठना पड़ेगा और अब खाना खाना पड़ेगा। ये एक माँ की ऑब्जर्वेशन थी, तो मुझे बड़ी हंसी आई। लेकिन बच्चों को भूख नहीं लगती है या वो खाना खाना नहीं चाहते हैं या उनको अच्छा लगता है कि माएँ हमारे पीछे पीछे चलें और हम फिर? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं नबिया। जो मैंने सबसे ज़्यादा फैक्टर ऑब्जर्व किया वो ये है कि माओ ने अपना एक पैटर्न जो है वो सेट किया होता है कि उठते साथ ही हमने नाश्ता करना है, बच्चे को नाश्ता कराना है, उसके बाद हमने स्नैक लेना है। बच्चे को भूख लगी या नहीं लगी, ज़बरदस्ती उसको पहले भूख लग लेने दें ताकि वो टिक के बैठ के खा ले। बच्चे को भूख नहीं होती, माँ को भूख होती है, माँ अपने हिसाब से बच्चे को लेकर चल रही होती है। तो सबसे पहली तो गलती हमारी यहीं पे हो जाती है कि हम ये नहीं समझते। मैंने अपनी फैमिली में ऑब्जर्व किया, बच्चा कह रहा होगा मैंने नहीं खाना, माँ ज़बरदस्ती उसको खिलाएगी, जब वॉमिट होगी फिर दोबारा खिलाएगी उसको। सो ये वाला जो पैटर्न है इंतहाई गलत है। आपको भूख लगी है डजंट मीन कि बच्चे को भी भूख लगी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे का पैटर्न फॉलो करें, देखिए उसको कब भूख लग रही है ताकि वो टिक के बैठ के खाए। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात की है, वाकई बच्चों को अगर आप टीवी के सामने से उठा के लेकर आएंगे कि आके खाना खाओ, तो उन्हें वाकई लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वही बात कि बच्चों की एक रूटीन बनाए, उन्हें पता हो इतने तक अगर हमने टीवी देखना है, गैजेट्स यूज़ करने, हमारा ये टाइम है, उसके बाद हमने डाइनिंग टेबल पे आके बैठ के टिक के अपना खाना खाना है। हम सारा कुछ इकट्ठा कर रहे होते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कि बच्चा जो है वो खाने के दौरान में टिक के बैठा रहे। हम गैजेट उसको उस वक्त देते हैं जब वो खाना खाने बैठा हुआ है, वहाँ पे गलती होती है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब उसने डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी प्लेट के अंदर जो खाना था वो खत्म नहीं किया, माँ को टेंशन शुरू हो गई है। ना बच्चा आगे कर रहा है, ना बच्चा पीछे कर रहा है, ना उसकी भूख मिटी है और ना उसे सही से खाया है। सो अब माँ को टेंशन है, प्लेट में इतने से चावल दिए थे, इससे तो वो भी नहीं खाया, पूरा दिन माँ ने पीछे पीछे लेके भागना है। अब बच्चा तो वही बात कि बच्चे को तो जब भूख लगेगी उसने तब खाना है, माँ अलहदा परेशानी के अंदर है। सो बहरहाल एक चीज़ तो ये देखें कि गैजेट्स उसके पास उस वक्त ना हो जिस टाइम पे वो खाना खा रहा है, उसके पास कोई और एक्टिविटी ना हो, उसका एक पूरी रूटीन हो, आधा घंटा एटलीस्ट उसके पास हो जिसमें वो बैठ के अपना खाना खाए। और तीसरी चीज़ आती है इनोवेशन। मतलब आप बच्चे के सामने रोटी सालन रख देंगे, बच्चा नहीं खाएगा, मतलब एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा। बच्चों का दिमाग ऐसा, वो चेंज मांगते हैं, उन्हें नई चीज़ चाहिए, वो नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
अगर आपने एक दिन बच्चे को रोटी चावल दिए हैं तो अगले दिन आप उनको कोई सैंडविच बना के दे सकते हैं, तीसरे दिन आप उनको कोई हेल्दी पास्ता बना के दे सकते हैं, स्पेगेटी दे सकते हैं। हम असल में हमारा कल्चर ऐसा है, हमें लगता है रोटी चावल के बगैर दुनिया खत्म है। मतलब रोटी चावल से हम हट के सोचते ही नहीं है। और सब्जियों पे हम इतना ध्यान नहीं देते जितना हम फ्रूट पे। फ्रूट खाते साथ ही फ्रूट में मिठास है, बच्चे की भूख मिट जानी है। अब जब भूख मिट गई, सैलड उसको दिया नहीं है, बच्चे ने अपना मील कंप्लीट नहीं किया, फिर हमें वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है कि पता नहीं बच्चे ने क्यों नहीं सही से खाया। कस्टर्ड चॉकलेट्स भी चल रही होती हैं, स्नैकिंग दूसरे चिप्स भी चल रहे होते हैं। अच्छा, ये भी बीच में एक दफ़ा नबिहा आपने बात भी की थी कि हम जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर देते हैं गैजेट्स और खाने की चीज़ों के साथ, और उनको कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं कि बच्चा रोए ना। डॉक्टर सदाकत ने भी ये बात की कि बच्चा रोता है और हम उसको फ़ौरन उसकी चीज़ देते हैं, माँ का दिल ख़राब होने लग जाता है। इतनी दफ़ा ये देखा माँ से ज़्यादा नानी और दादी का दिल खराब हो जाता है एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे तो माँ बेचारी समटाइम, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से समटाइम गुजरती हूँ, तो मैं बच्चे की नहीं अम्मा के टॉर्चर से बचने के लिए ना कि यार अब वो बच्चा है वो तो समझ में नहीं रहा, अब बंदा नानी को कैसे समझाए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने नहीं समझना। और फौरन हम पैकेट की चीज़ देते हैं, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, नानी भी खुश, सारे खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें इस कंफर्ट से बाहर निकलना है। हर चीज को एसोसिएट नहीं कर देना विद फूड या विद आईपैड, दो चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब, अगेन सारी बातें, क्योंकि लड़की जब फर्स्ट टाइम माँ बनती है तो वो सारी जो डायरेक्शन है वो अपनी माँ से ले रही होती है, या तो वो अपनी माँ से ले रही होती है या वो अपनी सास से ले रही होती है, ज़्यादातर माँ से ही ले रही होती है और फॉलो भी कर रही होती है। अब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आज की माँओं में और हमारी माँओं में और हमारी सासों में। एक जो बड़ी बहस है, ना ख़त्म होने वाली बहस, उसमें डॉक्टर्स को भी बहुत पेला गया कि भाई डॉक्टर्स नई नई बातें बता देते हैं। हमने तो अपने बच्चों को पानी पिलाया था जब बच्चे 6 माह तक के थे, सब कुछ दिया था, ग्लूकोज वाटर भी दिया था, बच्चों की देखें सेहत कितनी अच्छी होती थी। तो आजकल के डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि भाई 6 माह तक पानी नहीं देना। तो अब मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, अब जो कहना है अब आपने कहना है। ये बात ठीक है कि शुरू में पानी नहीं देना चाहिए, 6 माह तक नहीं पानी देना चाहिए। क्या होता है कि असल में शुरू में बच्चे की जो खुराक होती है वो दूध ही होता है। जैसे हमारी खुराक जो है वो स्टेपल डाइट हमारी, जैसे रोटी चावल है, ऐसे बच्चे की खुराक जो है दूध होती है, और स्पेशली मदर फीड। तो उसमें जब हम पानी देंगे और हम देंगे फीडर के साथ पानी देंगे, 2 ओंस बच्चे को फीडर पिला दिया, 3 ओंस पिला दिया पानी का, तो क्या होगा कि वो उसका समझ लें कि उस वक्त का जो उसका खाने का टाइम था वो उसका ज़ाया हो गया, पेट उसका स्टमक फुल हो गया उसके साथ। तो इसलिए पानी शुरू में नहीं देना हमने, क्योंकि हमने तो उसके वेट गेन की तरफ तवज्जो देनी है, हमने उस कैलोरीज की तवज्जो देनी है। पानी में कैलोरीज नहीं होती। और शुरू में वेट गेन आप ये इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि फर्स्ट 5 मंथ में बच्चे का बर्थ वेट डबल हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसे पानी ही पिलाते रहे ज़्यादा मिकदार में, तो फिर वो वेट गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो फर्स्ट सेमी सॉलिड फूड होता है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बातें आती हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। साथ साथ स्कूल गोइंग किड्स की भी बात करेंगे, उनकी डाइट से लेकर उनकी हेल्थ पर और दूसरी भी तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी बात हुई। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर सदाकत से हम जानेंगे कि बच्चों को कार्टून एडिक्शन से हम कैसे बचा सकते हैं या गैजेट से दूर कैसे कर सकते हैं। स्टे विद अस।